नमस्कार दोस्तों, करियर विद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे घटना चक्र की हाई दृष्टि के बारे में। तो दोस्तों, आज का क्लास नंबर 2 है और कल हम लोगों ने क्लास नंबर 1 कंप्लीट किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बच्चों, घटना चक्र का हाई दृष्टि का पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप लोग वहाँ पर जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र लगाया गया। तो 11 जनवरी 2023 को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एंड मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया कॉन्डोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। तो एग्जाम में क्या आ सकता है बच्चों? एग्जाम में यह आ सकता है कि भारत का पहला ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो मुंबई में। ये ध्यान रखिएगा, विवेरिया कॉन्डोमिनियम सोसाइटी में। ठीक है, यह 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट है उसी को ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं, परेशान नहीं होना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी न्यूज़ है बच्चों। डिजिटल बैंकिंग होता क्या, पहले देख लीजिए। किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देता है। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या क्या है? केरल सभी खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया 7 जनवरी 2023। ये वहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। पहला जिला कौन था? त्रिशूर केरल का, और पहला राज्य भी केरल ही है। ठीक, स्मार्ट कार्यक्रम क्या है बच्चों? इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। स्मार्ट का मतलब है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 2 जनवरी 2023 को। देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। बस ये याद रखिएगा कब स्टार्ट किया गया और इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य और जिले की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका ये जारी कौन करता है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसे जारी किया है। ठीक है, तो वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस भारत ने सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत नामक एक पहल लॉन्च की थी, और वर्ष 2017 में पहली बार रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट जो है वो 3 आयामों पर आधारित है: बुनियादी मानवीय सहायताएं, रहन सहन के लिए बेहतर तरीकों के आधार और अवसर। ठीक, चलिए, स्मरणीय तथ्य है 20 दिसंबर को क्या किया गया? पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य और जिले नामक रिपोर्ट जारी की है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखिएगा। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस तथा वाशिंगटन डीसी स्थित सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव के सीईओ माइकल ग्रीन द्वारा तैयार की गई है। तो तैयार की गई किसके द्वारा? जारी की गई पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, सबसे ऊपर कौन रहा? तो देश में पुडुचेरी को सर्वाधिक स्कोर प्राप्त हुआ है। तो नंबर 1 पे पुडुचेरी है, उसके बाद आपका सबसे नीचे झारखंड है बच्चों। ठीक है, पहला देख लेते हैं। ऊपर के हमको टॉप 5 स्टेट याद रखने हैं, घटना चक्र में याद रखिएगा, क्योंकि पिछली बार के पीसीएस के एग्जाम में टॉप 1 से काम नहीं चला था, टॉप 3 या टॉप 5 से ही क्वेश्चन पूछा गया था। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, सिक्किम और मिजोरम, ये शुरू के 5 राज्य आप लोग याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे के स्तर के राज्यों की बात कर लेते हैं। पीछे के स्तर में तो यूपी का रैंक क्या है बच्चों? यूपी का रैंक आपका 31। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों, सर्वाधिक स्कोर देश में किसको प्राप्त हुआ है? तो आइजोल मिजोरम को प्राप्त हुआ है। ठीक है, नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई है। तो इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों? नमामि गंगे ये कब स्टार्ट हुआ? ये जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। ये 2 उद्देश्य हैं: नदी
गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और नदी गंगा का संरक्षण और पुनरुद्धार। यह 100% आपकी केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। ठीक है। फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, विश्व की 10 सबसे प्रमुख पहल में से एक। ठीक है। चलिए, यह घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक भाग 2 के दौरान। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, ये निश्चित रूप से एग्जाम में आने की संभावना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो सबसे पहले गुजरात विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 182, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आपका कुल 64.33% मतदान हुआ विधानसभा चुनाव में। और कौन पार्टी जीती, तो आपको पता होगा बीजेपी ने एक बार पुनः बहुमत प्राप्त किया और बीजेपी की लगातार 7वीं जीत है, ये आपके लिए एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद यह गुजरात विधानसभा के इतिहास में किसी भी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। 182 में से 156 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है। और भूपेंद्र पटेल गुजरात के मंत्री के रूप में चुने गए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। तो परिणाम ये है इस प्रकार आपके सामने, और बीजेपी को देखिए 156 सीटें 182 में से प्राप्त हुई। ठीक, चलिए हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 सीटें हैं विधानसभा में। ठीक है, आपको ध्यान रखनी चाहिए, एग्जाम में आता है। और विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन काशीगंज जो है लाहौल स्पीति में 100% मतदान वहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कुल 75% मतदान हुआ और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन इतिहास का सबसे अधिक मतदान है। कौन यहाँ पर जीता गया बच्चों, तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया और सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। कांग्रेस को 40 सीटें मिली, बीजेपी को 25 सीटें मिली, 3 निर्दलीय को। हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक। ठीक है। नेक्स्ट, अब FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु किया गया है और याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की थी पशुपालन और डेयरी विभाग ने। ठीक है। अब खाद्य पशु कौन होते हैं, जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन और उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग जो है वो पश्चिमी कामेंग जिला और अरुणाचल प्रदेश में एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, प्रयागराज, आग्राबाद और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई बच्चों। अब बेसिकली होता क्या है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची में रखा गया। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होती हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली में ये शक्तियाँ कमिश्नर के पास होती हैं। ये डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट भी आ सकता है पीछे। इसके बाद बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये घोषणा कब की गई। उत्तर प्रदेश के 3 नए जिले प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई और रमेश शर्मा प्रयागराज, प्रीतिंदर सिंह आगरा और अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर बनाया गया बच्चों। ठीक है। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के कारण मंत्रिपरिषद ने तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किए जाने के विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को भी मंजूर। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब 7 जिले यूपी में हो गए हैं जहाँ पे पुलिस प्रणाली है बच्चों। तो कौन कौन से हैं, पहले लखनऊ को दिया गया था और ग्रेटर नोएडा को 2020 में। इसके बाद कानपुर को, वाराणसी को 2021 में। इसके बाद बच्चों गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज को 2022 में दिया गया। यदि याद रखिएगा, 7 के नाम में आएगा बच्चों। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी
कर्नाटक बेंगलुरु में है। बस इतना ही याद रखना है। किसकी प्रतिमा है? तो केम्पेगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। ठीक है, और स्थानीय रूप से इन्हें नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक बेंगलोर का इनको संस्थापक माना जाता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कर्नाटक में है, बेंगलुरु में, और ये है कहाँ पर? बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में। इसका नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और श्री नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है, ये ध्यान रखिएगा। कांस्य की प्रतिमा है, ऊंचाई 108 मीटर। ठीक है, चलिए अब इस नाम बच्चों आपका स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी लंदन में शामिल किया। ठीक है, चलिए स्टैच्यू ऑफ बिलीफ किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव की, है कहाँ पर? राजस्थान। ठीक है, रखिएगा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थापित की गई। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो जो चीज़ें आती हैं केवल बस उसी पे कंसंट्रेट करना है। स्टैच्यू ऑफ पीस किसकी प्रतिमा है? विजय वल्लभ सुरेश्वर, ये जैनाचार्य हैं। ठीक है, और राजस्थान में ये प्रतिमा राजस्थान के जैतपुरा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विजय वल्लभ साधना केंद्र में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्या है? श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, हैदराबाद के तेलंगाना में। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीज़ों को समता मूर्ति भी कहा जाता है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी प्रतिमा है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंची थाईलैंड में है ग्रेट बुद्धा की बैठी हुई प्रतिमा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी, ये श्री रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है बच्चों, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इसी का एक प्रतिरूप है, रिप्लिका है, जिसे यूपी में अयोध्या में स्थित किया गया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने इसे मर्यादा मूर्ति या स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी का नाम दिया है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों इस बार के एग्जाम के। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का पहला ई ट्रैक्ट स्टेशन कौन सा है बच्चों? तो FSSAI ने सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई ट्रैक्ट इंडिया आंदोलन संचालित कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ई ट्रैक्ट इंडिया आंदोलन कौन संचालित कर रहा है? तो FSSAI याद करिएगा बच्चों। ये टैगलाइन क्या है? सही भोजन और बेहतर जीवन। ठीक है, अब इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है? सबसे पहला आपका स्टेशन कौन सा है? प्रयागराज रेलवे स्टेशन रखिएगा। ठीक है, आपका ई ट्रैक्ट स्टेशन पहला प्रयागराज हो गया, और दूसरा कौन सा है बच्चों? सेकंड नंबर पे आपका वाराणसी। ये याद कर लीजिएगा, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए हाँ, पहला बच्चों आप लोग देख सकते हैं, ये वाराणसी बच्चों का तीसरे नंबर पे है। ठीक है, वाराणसी आपका तीसरे नंबर पे है। पहला आपका प्रयागराज, देखिए 7 नवंबर 2022 को दिया गया। इसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं, ये डेट आपकी है 14 नवंबर 2022 को आपका कानपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया। ठीक है, 7 के बाद 14। इसके बाद बच्चों आपका दिसंबर 2022 में आपका वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को आपका ई ट्रैक्ट स्टेशन प्रमाण पत्र। अब एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 दिसंबर 2019 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा देश के पहले ई ट्रैक्ट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया था। तो देश का पहला वही सेंट्रल, यूपी का पहला प्रयागराज, फिर कानपुर और फिर वाराणसी। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक, बेसिकली क्या है? भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक यूरिया का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा उत्पादन कंपनियां यूरिया को एक निश्चित MRP पर बेचती हैं, और उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20 तक होती है। शेष 80 से 90% की उत्पादन लागत केंद्र सरकार एक्सपर्ट को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है, जैसे DAP और म्यूरेट ऑफ पोटाश। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक को शुभारंभ किया गया। ये ध्यान रखिएगा आप लोग में, एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया। ठीक है, अब केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, अब इसमें बच्चों क्या होगा? एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नाम भारत से बेचे जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, अब यूरिया केवल भारत के नाम से बेचा जाएगा, भारत उसका ब्रांड होगा। ठीक, चलिए तो बेसिकली इसमें क्या है
यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रमशः भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत ओपी और भारत एनपीके प्रयुक्त होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम पब्लिक अफेयर इंडेक्स देख लेते हैं। पहली चीज़ तो इंडेक्स में क्या क्या पूछता है, कौन जारी करता है, भारत का स्थान क्या है और शीर्ष देश। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए वर्ष 1994 में बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, और 2016 से इसे प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देख लेते हैं बच्चों 14 अक्टूबर 2022 को इसे प्रकाशित किया गया 7वां संस्करण। जो इम्पोर्टेंट है वही ध्यान रखिए, बस आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते। अब देखिए इसमें बच्चों आपका श्रेष्ठ बड़े राज्यों की श्रेणी में बच्चों आपका हरियाणा आपका सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है और छोटे राज्यों में सिक्किम आपका सर्वश्रेष्ठ प्रशासित। लेकिन केवल एक से काम नहीं चलेगा बच्चों, मैंने बोला ना टॉप 5 याद रखना है। एक बार टीसीएस में बहुत बच्चों का गलत हो गया था इस वाले क्वेश्चन, सॉल्व नहीं हो पा रहे थे क्योंकि टॉप 3 याद नहीं थे। 1 2 3 4 5 हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये पूरा ही क्रम याद रखिएगा, ध्यान रखिए। चलिए छोटे राज्यों में सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड को उत्तराखंड, गोवा और मिजोरम ध्यान रखिएगा बच्चों। और नागालैंड ने समग्र 0.3104 समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान हासिल किया है। अब सूचकांक में यूपी को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है और यूपी के गत वर्ष की तुलना में रैंक में सुधार करते हुए 12वां स्थान है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, यूपी का कौन सा स्थान, तो 12th आपका यूपी का है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। पहला आपका कौन सा देख लेते हैं, 25 मेगावाट और उससे कम की परियोजनाएं को छोटी जल विद्युत परियोजना कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बच्चों, ये है कि 13 अक्टूबर 2000 को पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पहला बच्चों 48 मेगावाट की चांजू परियोजना और दूसरा 30 मेगावाट की देवथल चांजू परियोजना। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, अब भारत में जल विद्युत क्षमता देख लेते हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता आपकी 4,12,212 मेगावाट है। इसमें छोटी जल विद्युत क्षमता आपकी 4,943 मेगावाट है और बृहद 46,850 मेगावाट। इसको आप लोग बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई। भारत औषध उद्योग आकार के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा, मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विश्व भर में निर्यात की जाने वाली कुल दवाओं में भारत का योगदान 3.5% है। ठीक है, हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद भारत कुछ मूलभूत कच्चे माल या बल्क ड्रग्स के आयात हेतु अन्य देशों पर है। बल्क ड्रग्स को भी सक्रिय औषध सामग्री या एपीआई एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं। यह दवाओं के लिए प्रमुख घटक होते हैं, वांछित चिकित्सकीय प्रभाव प्रदान करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट आपका ये है हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर को गुजरात के भरूच जिले के स्थित जम्बूसर में रखी गई थी। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब 1 सितंबर 2022 को औषध विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक दी थी। मोढेरा जो है पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया गुजरात का मोढेरा। याद रखिएगा मोढेरा गांव गुजरात के में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये गाँव स्थित सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध। बिल्कुल सही बात है, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात, याद कर लीजिए। ठीक है, यह मंदिर रूपवेण नदी की सहायक नदी पार्वती के पर है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 1026 में चालुक्य वंश के राजा भीम ने इसे बनवाया था। ठीक है, मोढेरा को मोढेरापुरा और मुंडेरा के नाम तो भीम प्रथम ने बनवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, याद रखिए। ठीक है, अब स्मरणीय तथ्य देख, यहाँ पे क्या है बच्चों, मोदी जी ने गुजरात का दौरा किया। यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गाँव घोषित। मोढेरा में सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया गया।
अब यह मंदिर भारत का ऐसा विरासत स्थल बन गया है, विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बच्चों आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं बच्चों आप लोगों के लिए स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 2.0 अवार्ड। ठीक है, बेसिकली स्वच्छता ही सेवा देश भर में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने का एक पाक्षिक अभियान है। आयोजन प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर किया जाता है। 100 दिवसीय सुजलम अभियान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों सोकपिट्स के निर्माण और अन्य दूसरे जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर का अधिक से अधिक ODF प्लस गाँवों में सृजन करना। ठीक है, चलिए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 1.0 2.0 के श्रेष्ठ प्रदर्शन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत। स्वच्छ भारत दिवस याद कर लीजिए 2 अक्टूबर को ही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत जो शीर्ष राज्य हैं आपके 3 कौन कौन से हैं, कर्नाटक, बिहार और लक्षद्वीप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सुजलम में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, सुजलम 1 में आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु। सुजलम 2.0 में बच्चों कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, MP। अब ये ध्यान रखिएगा बच्चों, टॉप 3 तो याद रखना ही है, बस टॉप 5 रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज बच्चों के लिए बेसिकली आपका जो गंदला जल प्रबंधन किसको दिया गया बच्चों, हरियाणा। ठीक है, इसके बाद जैविक अपशिष्ट के लिए कर्नाटक और गोवर्धन गैल्वेनाइज ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज के लिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु और प्लास्टिक अपशिष्ट गुजरात और तमिलनाडु। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट पर वाला था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत बच्चों पेयजल और स्वच्छता विभाग 2018 से इसको कर रहा है। ठीक, तो पहले तो ये याद रखिए कौन संचालित कर रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण आपका जो है राज्यों और जिलों के परामर्श से इप्सोप रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया। ठीक है, अब 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर इसकी रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, 33 राज्यों के शासित प्रदेशों के 17,559 गाँवों को शामिल इसमें किया गया पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा इसे। ठीक, अब उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है बच्चों, 33 राज्यों में समग्र रैंकिंग में यूपी का स्थान 18वां है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि बिहार 32। देख लेते हैं इस 3 बड़े राज्य कौन कौन से, तेलंगाना है, याद रखिएगा, हरियाणा, तमिलनाडु मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 3 छोटे राज्य अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और सिक्किम। ठीक है, जिले कौन से हैं, भिवानी, जगित्याल और निजामाबाद। ठीक है, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला यूपी है। मोबाइल ऐप पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी कानपुर आते हैं। ठीक है, तो ये रहा बच्चों स्वच्छ सर्वेक्षण, इसको भी देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ सर्वेक्षण परिणाम को और स्वच्छ भारत मिशन को भी बनाया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं स्मरणीय तथ्य में। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2000 में राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में लगातार छठी पर इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। तो हर बार बच्चों इंदौर ही टॉप पे रहता है, आपको याद रखना है, लेकिन आप टॉप 3 या टॉप 5 याद रखिए। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा। तो ये पूरा ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आपका शीर्ष 5 शहर देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तिरुपति, मैसूर, नई दिल्ली, अमृतसर और नोएडा। ठीक है, चलिए अब शीर्ष 5 राज्य आपके क्या हैं बच्चों, 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम में। ठीक है, वो ये दिया है, और 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक में आपका ये लिस्ट दी, तो उसको ध्यान रखिएगा ऊपर जो मैंने आपको बताया बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ और पुरस्कार भी दिए गए, वो आप लोग देख लीजिए। अब शीर्ष 5 गंगानगर देख लेते हैं बच्चों, और उत्तर प्रदेश कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर, सुल्तानगंज और कर्णप्रयाग। 1 लाख से कम जनसंख्या में, 1 लाख से अधिक में हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज और मुंगेर। ये बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शीर्ष 5 गंगानगर में पहला देख लीजिएगा, 1 लाख से अधिक में हरिद्वार, 1 लाख से कम में बिजनौर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभी वीडियो बच्चों कल आपको मिलेगा, क्लास 3 घटना चक्र देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए।